एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने वाले दिन मैं पूरी क्लास के सामने बाई निंगबिंग के फेस पर कैश का एक वॉर्ड फेंक देता हूँ, जिस पर मैं कहता हूँ कि अब ये गेम खेलने से मैं पूरी तरह टायर्ड हो चुका हूँ। दी एंड। फिर वो वहां खड़ा रहता है, जिसे देखकर वो झुकता है और जमीन से हर एक कॉइन उठाता है, एक एक करके उन्हें कलेक्ट करता है, जिस पर माहौल पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। मैं बस एक एक वर्ड में रिप्लाई करता हूँ और समर वेकेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके बाद बाइनिंग ट्रेन में बैठकर बीजिंग वापस जा रही होती है और मैं उसी टाइम अब्रॉड चला जाता हूँ, उन्हें अरेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि खुद से दूर भागने के लिए। फिर कीमोथेरेपी प्रोसेस शुरू होता है, जो काफी लॉन्ग और बिटर रहता है, और कई सालों बाद जब मैं घर लौटता हूँ तब मैं हॉस्पिटल बेड पर पड़ा होता हूँ। ट्रीटमेंट की वजह से मेरे बाल पूरी तरह क्लीन हो चुके थे, जिस पर मैं एक विग चूज करने में बिजी रहता हूँ। तभी अचानक सिक रूम का डोर खुलता है। बाय निंगबिंग कोट पहनकर अंदर आती है, व्हाइट कर्टन के पास खड़ी होती है और हम दोनों की नजरें टकराती हैं, जैसे टाइम वहीं रुक जाता है। जिस पर वो कैजुअली कहती है, मिस्टर ट्यू वो फिर से अपने पुराने हेयर को देख रहा है, और फिर मुझे पॉइंट करते हुए अंदर आए हुए पर्सन से कहती है, प्रोफेसर बाच ये पेशेंट है जिसने कमिटमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। जिस पर सामने से बस एक ओके आता है। बाय निंगबिंग व्हाइट ड्रेस में होती है और हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जिस पर मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है, जैसे कुछ बचा ही नहीं है। 10 साल हो चुके होते हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन अचानक जिस पर ट्विस्ट ये होता है कि वो अब मेरा ट्रीटिंग डॉक्टर बन चुका है, और ये सब कहीं ना कहीं मेरे ही एक्शंस का रिजल्ट होता है। वो सही समय पर अंदर आता है और मैं ब्रीडिंग एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, जिस पर मैं जल्दी से उठकर मास्क एडजस्ट करता हूँ, लेकिन मास्क थोड़ा एस्क्यू हो जाता है। उसकी प्रेजेंस वैसी लगती है जैसे कोई फ्लेम हो, जिसे डायरेक्टली देखना मुश्किल होता है, फिर भी उसकी आईज का इफेक्ट फील होता रहता है। उसकी नजरें मुझ पर टिकी होती हैं, कोल्ड और पियर्सिंग, जिसमें जरा भी वार्मथ नहीं होती है, जो पूरी तरह डिफरेंट है उन लाइट आईज से, जो पहले कभी जेंटल और हेल्पलेस लगती थी जब मैं होमवर्क में मिस्टेक करता था। फिर श्याओयू इंट्रोड्यूस करता है, ये प्रोफेसर बाच नंगुंग है, हमारे ग्रुप का मेंबर, जिस पर मेरा ट्रीटमेंट प्लान भी उसी के अंडर होता है। मैं आई कांटेक्ट अवॉइड करता हूँ और वो बस हल्का सा नोट करता है, बिना कुछ बोले। उसके पास खड़ी इंटर्न मेडिकल रिकॉर्ड फाइल पकड़े होती है और वो प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट पढ़ती है। शियाओ वुनान, एज 28, 10 साल पहले हेल्थ चेकअप में नेक एरिया में बोन और लिम्फ नोड्स डिटेक्ट हुए थे। इनिशियल डायग्नोसिस उलिम्चो था, जिस पर आगे की डिटेल्स वो स्किप कर देती है क्योंकि प्रोफेसर ऑलरेडी फेमिलियर होता है। फिर पूछा जाता है, क्या आप इस पेशेंट को जानते हैं? जिस पर मेरा हार्ट तेजी से धड़कने लगता है, जैसे थ्रोट तक आ गया हो, और मैं बिजी होने का दिखावा करता हूँ फोन को होल्ड करके। वो काम वॉइस में कहता है, नहीं जानता, बस ये मेडिकल रिकॉर्ड थोड़ा अनयूजुअल है, मैंने इसे देखा है। जिस पर इंटर्न बताती है कि प्रीवियस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कंप्लीट हो चुका है। वो बिना किसी इमोशन के सुनता है और कहता है, ओके कंटिन्यू, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फिर अगले पेशेंट की तरफ बढ़ जाता है और जाते वक्त एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखता, जिस पर मैं धीरे से अपनी स्टिफ नेक मूव करता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि मेरी बैक स्वेट से भीग चुकी है। जिस विग को मैं पसंद करता हूँ वो लिन ने चुनी थी, लेकिन वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी होती है, जिस पर मुझे काफी इरिटेशन और बैड लक फील होता है। लेकिन एक ही चीज राहत देती है कि बाई निंगबिंग मुझे पूरी तरह भूल चुका है, यहाँ तक कि इंटर्न जब मेरा नाम पढ़ती है तब भी उसके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं आता। इसके बाद मेमोरी फ्लैशबैक में जाती है, जब हम पहली बार मिले थे और उस टाइम हमारा रिलेशन बिल्कुल नया था। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, थोड़ा फैमिली रिसोर्सेज पर डिपेंड करता था और मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस हमेशा लास्ट रहती थी, जिस पर होमरूम टीचर मुझे मोटिवेट करने के लिए बाई निंगबिंग को मेरे साथ सेम टेबल पर बैठा देता है। शुरुआत में वो मुझे इग्नोर करती है, हर बार बस सिर झुकाकर एग्जाम पेपर सॉल्व करती रहती है, बार बार प्रैक्टिस करती है। वो स्मार्ट, इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग और वेल मैनर्ड होती है। उसकी ओनली वीकनेस उसकी पॉवर्टी होती है, और मैं ना इंटेलिजेंट ना स्मार्ट। उसके पास बैठना ऐसा लगता है जैसे कोई फोलिस प्रिंस उसके पास बैठा हो। लेकिन धीरे धीरे मेरी फीलिंग्स ग्रो होने लगती हैं, जिस पर बाकी स्टूडेंट्स उसे फ्लावर्स देते हैं और मैं उसे गिफ्ट में अगले 5 सालों के एग्जाम पेपर्स दे देता हूँ, जिसमें यूनिवर्सिटी और 3 साल के प्रैक्टिस एग्जाम्स शामिल होते हैं। उसकी हर चीज मैं ही बाय करता था। उस टाइम सब कुछ बहुत परफेक्ट लगता था, लेकिन असल में मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर भी क्लास में डिसिप्लिन्ड बिहेव करता था। मैं उसके पास बैठकर उससे सीखता रहता हूँ और धीरे धीरे एक साल में मेरे मार्क्स 100 पॉइंट से ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिस पर यह पॉसिबल लगने लगता है कि मैं बीजिंग तक एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है, 1000 माइल्स दूर जाना है। जिस पर अगर एग्जाम के बाद भी सब ठीक रहता, तभी सीन वापस हॉस्पिटल में आता है, जहाँ वॉमिटिंग की आवाज गूंजती है और मैं टॉयलेट पकड़कर बैठा होता हूँ। मेरी आईज के सामने अंधेरा छा जाता है और कोल्ड स्वेट से पूरा बॉडी भीग जाता है। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी बैग थपथपाता है और कहता है, ये हालत ठीक नहीं है, रिएक्शन बहुत खराब है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जिस पर मैं उसका हाथ पकड़कर रोक देता हूँ और कहता हूँ कि जरूरत नहीं है। फिर मुझे याद आता है कि उस साल 27 राउंड्स कीमोथेरेपी के थे और मैं अकेला अब्रॉड था, जिस पर यह सब मैंने खुद सहा था। और अब 10 साल बाद मैं अब भी उसी फाइट को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे ये स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पुरानी बीमारी फिर से रिलैप्स हो जाती है। मुझे नहीं पता ये अब भी कितने टाइम तक रहेगा, मैं और कितने टाइम तक इस सफरिंग को एंड्योर कर पाऊंगा। अगर हर बार ऐसा ही होता रहा और तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो लोग परेशान होंगे, जिसे सुनकर वो
अनॉयड फील करता है। उसका फ्रेंड भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि इलनेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, ब्लीडिंग को स्टॉप करना होगा, डॉक्टर ही इसे ट्रीट करेगा। क्या वो वही डॉक्टर है? मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ, वो जरूर कोई तरीका निकाल लेगा। जिस पर मैं उसे जोर से पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ ग्रैब हिज लेग, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड उसे रोक देता है। वो कहता है भाई थोड़ा काम डाउन करो, खुद को लकी समझो, उसकी वजह से उन्होंने मुझे पहचान नहीं पाया। अगर पहचान लेते तो शायद वो मुझे 100 बार कीमोथेरेपी करवाती। जिस पर पीछे से एक कोल्ड वॉइस आती है, किसने कहा कि तुम्हें 100 बार कीमोथेरेपी करवानी है? मेरा पूरा बॉडी स्टिफ हो जाता है, मैं हिल भी नहीं पाता और धीरे से पीछे देखने की हिम्मत करता हूँ, जिस पर मेरा भाई राहत की सांस लेता है। वो कहता है प्रोफेसर बाजतेवु, ये लड़का ठीक फील नहीं कर रहा, ये कीमोथेरेपी का नॉर्मल साइड इफेक्ट है, अगर ये सह नहीं पाया तो? जिस पर बाई निनिंगबिंग कहती है कि अगर ये सह नहीं पाया तो क्या होगा, और मेरे भाई के बारे में पूछती है। लेकिन मैं कुछ सुन नहीं पाता क्योंकि मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो चुका होता है। मुझे बस उसकी आवाज ही सुनाई देती है और मैं सोचता हूँ क्या सच में ये वही है? फिर वो कहती है ऑफिसर आज रात आएगा, सुबह एंटी न्यूजिया इंजेक्शन देना और कुछ पोक सॉसेज भी लाना। जिस पर वो कैजुअली पूछती है क्या तुम उसे जानते हो? प्रोफेसर बाज को। मैं बेड पर लेट जाता हूँ और सब कुछ अनफेमिलियर लगता है। वो पूछती है तुम ये क्यों पूछ रहे हो? प्रोफेसर बाज ऐसी चीजों को हैंडल नहीं करते, इस बार वो स्पेशली ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस देने आए थे। फिर कहा जाता है कि डॉक्टर ने नेजल स्प्रे प्रिस्क्राइब किया है और एंटी न्यूजिया शॉट भी दिया गया है। मैं खुद को मिरर में देखता हूँ, मेरा रिफ्लेक्शन बहुत कुछ एंड्योर कर चुका है। इलनेस ने बॉडी को कमजोर कर दिया है, कॉम्प्लेक्शन भी पहले जैसा नहीं रहा है। 10 साल पहले से कंपेयर करूं तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है कि शायद अब पहचानना इम्पॉसिबल है। मैं सोचता हूँ क्या भाई निनिंगबिंग की मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन फिर खुद ही आंसर देता हूँ कि नहीं, वो बस अपने काम में बिजी रहती है। शायद उसके लिए ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता, या फिर वो मुझे पहचान कर भी इग्नोर कर रही है। मेरा बेस्ट फ्रेंड बीच में बोलता है हमारे मास्टर बाद सिर्फ 28 साल के हैं, इतनी कम उम्र में प्रोफेसर बन गए। वो कहता है बैचलर से लेकर डॉक्टोरल लेवल तक का सफर उन्होंने पूरा किया है, जो काफी रेयर है। फिर वो मुझसे मजाक में पूछता है क्या तुम प्रोफेसर बाज को प्योर्स कर रहे हो? जिस पर वो खुद ही कहता है कि ये आइडिया छोड़ दो, वो सिर्फ एक ड्रीम गाई है। मेरा बेस्ट फ्रेंड विंक करता है और मुझे देखता है। तभी नर्स की आवाज आती है। वो कहती है इंस्टीट्यूट के हेड एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं जो अब्रॉड से लौटे हैं, पता नहीं कब शादी करेंगे। जिस पर मेरा बेस्ट फ्रेंड ऑकवर्ड स्माइल करता है। मैं अपनी हॉस्पिटल गाउन पकड़ता हूँ और अचानक फील करता हूँ कि बॉडी में एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, जैसे एक्साइटमेंट और वीकनेस दोनों साथ में हो रहे हैं। नर्स के जाने के बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड कहता है श्यावु सॉरी। जिस पर मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ मैं अब 28 साल का हूँ, 18 नहीं। वो सारे ब्यूटीफुल ड्रीम्स अब मैटर नहीं करते कि कोई कोल्ड गॉडेस टाइप मुझसे प्यार करे। पिछले 10 साल में मैंने ऐसी किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं की। उस दिन के बाद मैं बाज से दोबारा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उसके बारे में दूसरों से सुनता रहता हूँ। लोग कहते हैं ये सब उसके लिए छोटी बातें हैं, वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता। एकेडमिक कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है और एक्सपेरिमेंटल बेस में रिसर्च भी हो रही होती है। वो इस हफ्ते रूम 1 इंस्पेक्ट करने आई थी, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल गाइड करने के लिए। केमोथेरेपी सेशंस के बीच में पेशेंट्स को घर जाने की परमिशन होती है, इसलिए मैं उससे तब तक नहीं मिलता जब तक अचानक सामने नहीं आ जाता। फिर घर लौटते समय मुझे हाई स्कूल प्रिंसिपल का कॉल आता है। वो पूछते हैं शावू क्या तुम बीजिंग में हो, ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? फोन के दूसरी तरफ बहुत नॉइज होता है, क्राउड की आवाजें आती हैं। तभी क्लास वाइज प्रेसिडेंट बात काटता है। वो पूछता है तुमने अपनी इलनेस के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? अगर क्लास मॉनिटर रिमाइंड नहीं करता तो हमें पता भी नहीं चलता। मैं कहता हूं मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। जिस पर वो लोग इंसिस्ट करते हैं कि एड्रेस दो, हम कल मिलने आएंगे, और आखिर में मुझे एड्रेस देना पड़ता है। सालों से ट्रीटमेंट के कारण फैमिली ने बहुत पैसा खर्च किया है और फ्रेंड्स की हेल्प से ही मैं अब तक मैनेज कर पाया हूँ। मैंने कैपिटल में एक छोटा सा घर लिया है जिसकी प्राइस भी रिलेटिवली कम है और उसमें एक छोटा कोर्टयार्ड भी है। अगर हेल्थ अलाउ करे तो मैं वहाँ फ्लावर्स ग्रो कर सकता हूँ और शायद एक डॉग भी रख सकता हूँ। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स अलग अलग जगह सेटल हो चुके हैं, कोई सक्सेसफुल है, कोई अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। इस बार ज्यादा लोग नहीं आते, बस 5 या 6 लोग ही आते हैं। सब लोग बैग्स लेकर आते हैं, इंग्रेडिएंट्स लेकर। प्लान होता है हॉट पॉट खाने का, लेकिन वेदर बहुत गर्म होता है। जिस पर कोई कहता है स्टेयर फ्राई बना लेते हैं, लेकिन बाकी लोग इंसाइट करते हैं कि एसी है तो हॉट पॉट ही खाएंगे। सब लोग आर्ग्यू करते हैं, किचन में हसल शुरू हो जाता है और घर अचानक लाइवली और नॉइजी हो जाता है। सब कुछ वैसा ही लगता है जैसे पहले जॉब शुरू करने के समय होता था। सेम एनर्जी, सेम वाइब, जैसे टाइम रुका नहीं है। लीडर सिर हिलाते हुए नाइफ उठाता है और पूछता है, जिस पर मैं कहता हूँ कि उसका बाच नगुंग से कांटेक्ट है। आइस? ये सुनकर मैं एक सेकंड के लिए स्टंट हो जाता हूँ। क्या कहा तुमने? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो डिजीजेस का एक्सपर्ट है, ब्लड रिलेटेड केसेस में खासकर लिम्फ नोड कैंसर ट्रीट करता है। अगर उससे पूछोगे तो बेटर होगा, लेकिन मैं ज्यादा इन्वॉल्व्ड नहीं होना चाहता। जिस पर बात आइस कंडेंसेशन डिजीज पर आ जाती है और रिजल्ट भी कॉमन ही निकलता है। तभी अचानक से आवाज आती है और फ्रेंड्स की चीयरिंग से पूरा माहौल भर जाता है। बाय निंगबिंग तुम फाइनली आ गई। जिस पर वो कामली अंदर आती है और सब उसे ग्रीट करते हैं। कोई कहता है प्रोफेसर काफी टाइम बाद मिलना हुआ, अंदर आओ बैठो। शाह वो हॉट पॉट खाना चाहता है और तुम एक्सपर्ट हो तो देख लो सब ठीक रहेगा या नहीं। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ बिना मास्क के।
ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सडनली एक्सपोज हो गया हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहाँ आएगी, और वो भी ऐसे टाइम जब मैंने फेस भी प्रॉपरली वॉश नहीं किया, मास्क भी नहीं पहना। जिस पर बाई निनिंगबिंग बस कामली मुझे देखती है और कहती है चलो हॉट पॉट खाते हैं। वो कैजुअली बोलती है स्पाइसी हॉट पॉट मत खाना, और एटमॉस्फेयर को नॉर्मल करने की कोशिश होती है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। फिर सब हंसते हैं और बात को लाइट बना देते हैं। फ्रेंड्स मजाक करते हैं, कहते हैं जल्दी हेल्प करो श्यावू की, नाइफ उठाओ। जिस पर बाई निनिंगबिंग को पुश करके सोफा पर बैठा दिया जाता है। थोड़ी देर में लिविंग रूम में सिर्फ हम दोनों रह जाते हैं। मैं उसकी नजरों से बचता हूँ और जल्दी से मास्क निकाल कर पहनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी वो वेजिटेबल काटते हुए स्पून गिरा देती है। जिस पर वो कहती है कि अब पहचान तो हो ही चुकी है, मास्क की जरूरत नहीं है। रूम का एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड हो जाता है और मैं बस वहीं खड़ा रह जाता हूँ। फिर ऑकवर्ड होकर हाथ वापस खींच लेता हूँ। वो कहती है मुझे लगा तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसीलिए हॉस्पिटल में भी ग्रीट नहीं किया। मैं कहता हूँ इसकी जरूरत नहीं है, हम इतने क्लोज नहीं है कि ग्रीट करें। जिस पर वो सिर झुकाकर कामली वेजिटेबल्स उठाने लगती है। मैं ऑकवर्ड होकर पानी का ग्लास आगे करता हूँ और कहता हूँ पानी पी लो। वो सिंपल सा थैंक यू बोलकर मना कर देती है, और मैं भी ज्यादा इंसाइट नहीं करता। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि हॉस्पिटल में मैंने कहीं कुछ एम्बेरसिंग तो नहीं किया था। तभी किचन से आवाज आती है, श्या वो पेपर टॉवेल खत्म हो गया है, एक और ले आओ। जिस पर मैं तुरंत उठता हूँ और कैबिनेट के ड्रॉर में ढूंढने जाता हूँ। ड्रॉर खोलते ही कैबिनेट जोर से हिलता है, ऊपर रखा फोटो फ्रेम भी अनस्टेबल हो जाता है और अगले ही पल वो गिरने लगता है। तभी बाई निनिंगबिंग उसे पकड़ लेती है। बैकलाइट की वजह से उसका एक्सप्रेशन क्लियर नहीं दिखता, लेकिन उसकी प्रेजेंस कोल्ड फील होती है, जैसे वो खुश नहीं है। वो कुछ नहीं कहती और फ्रेम को नीचे रखते हुए उसे ध्यान से देखने लगती है। वो फोटो पुरानी होती है जो मैंने बाच नंगुंग बैंग के साथ ली थी, जिसमें वो सो रहा था और मैं उसके पास था। जिस पर मैं सोचता हूँ कि इसे छुपा लूं या निगल जाऊं, लेकिन फिर ऑकवर्ड हो जाता हूँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बस पुरानी याद है और कैजुअली हंसने की कोशिश करता हूँ। जिस पर वो कोल्ड वॉइस में पूछती है कि क्या तुमने पहले भी लड़कों को डेट किया है। ये सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ और हाँ में सिर हिलाता हूँ, लेकिन उसकी शार्प आईज मुझे जैसे बर्न कर रही होती हैं। मेरी स्माइल धीरे धीरे फेड हो जाती है और मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। मैं टॉपिक बदलने के लिए किचन की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन एटमॉस्फेयर अचानक टेंस हो जाता है और कुछ देर के लिए साइलेंस छा जाता है। जिस पर वो फ्रेम वापस रखती है, कोट पहनती है और बाहर जाने लगती है। मैं पूछता हूँ तुम कहाँ जा रही हो। जिस पर वो कहती है हॉस्पिटल में कुछ काम है। मैं कुछ और पूछने ही वाला होता हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी बाहर निकल जाती है और फिर वो एंट्रेंस पर खड़ी होती है बिना पीछे देखे, जैसे सब कुछ वहीं खत्म हो रहा है। वो मुझे देखता है जो चुपचाप कुछ भी नहीं बोल रही होती है। जिस पर वो कहता है हे, लगता है तुम मेरे कुछ बोलने का वेट कर रही हो। लेकिन वो पहले ही डिसअपॉइंटेड हो चुकी होती है, ये मुझे पता है। वह एक शब्द भी नहीं बोलती, बस एक हल्की सी मॉकिंग हंसी निकालती है जो माहौल को और अजीब बना देती है। एक्स लवर उतना वेलकम नहीं होता है। जिस पर वो पूछता है क्या मेरा यहाँ रुकना रियली जरूरी है। आदमी धीरे से कहता है बस एक वर्ड बोलो, और डोर बंद हो जाता है। इसके बाद बाई निनिंगबिंग के जाने से पूरा माहौल भारी हो जाता है। व्हाइट आइस कंडेंसेशन का डिपार्चर एक समबर फीलिंग क्रिएट करता है जो थोड़ी देर के लिए सबको चुप कर देता है, लेकिन वह फीलिंग जल्दी ही रिच ब्रथ की खुशबू में डिसॉल्व हो जाती है। क्लास मॉनिटर की रननी नोज दिखती है, जिस पर एलसी मॉनिटर मिस्टर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। यह तो अमेजिंग है, कितने साल हो गए तुम्हें खेले हुए। लेकिन उसका स्किल जरा भी कम नहीं हुआ है। एलसी हेड एक्साइटेड होकर एक टी कप उठाता है, सिर हिलाता है और कहता है श्यावू, ग्रिज मत रखना कल। जिस पर वह आगे कहता है कि बाद में उससे फिर बात करेगा, वो क्लास को इग्नोर नहीं करेगा। यह सुनकर बाकी स्टूडेंट्स भी एक एक करके मुझे कंफर्ट करते हैं। जब मैंने कॉल किया था वो बाई निनिंगबिंग की साइड में बहुत बिजी था, लेकिन उसका आना ही सब कुछ क्लियर कर देता है। जिस पर सबको यकीन होता है कि वो जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, जल्दी हॉट पॉट खाओ। यह सुनकर सब खाना शुरू करते हैं और सरप्राइजिंगली मुझे उतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, बल्कि अंदर ही अंदर बाई निनिंगबिंग के लिए गिल्ट फील होता है। दिल के अंदर मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे उसके साथ इतना कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि मेरी इलनेस अब और भी बढ़ चुकी है और मैं उसके लिए बर्डन बनती जा रही हूँ। इसके बाद सब मिलकर एक लाइवली हॉट पॉट मील एंजॉय करते हैं, जिस पर ऐसा लगता है जैसे हम फिर से एग्जाम से पहले वाले दिनों में वापस आ गए हैं। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की बातें होती हैं, फ्यूचर और आइडियल को लेकर सब एक्साइटेड होकर डिस्कस करते हैं, जिस पर प्लान बनता है कि फिर से मिलेंगे और ग्रेजुएशन ट्रिप पर जाएंगे। फिर कहानी पास में शिफ्ट होती है, जहां मैं और बाई निनिंगबिंग डेस्कमेट्स होते हैं। एग्जाम से एक हफ्ता पहले वो ऑफिस से लौटता है और मुझे पेन से बोर्ड पर कुछ रैंडम ड्रॉ करते हुए देखता है। हे, क्या कर रही हो, वह पूछता है। मैं तुरंत उसे मैप दिखाती हूँ और उसके सामने खड़ी हो जाती हूँ। पहचान नहीं पा रहे, ये बीजिंग है। मैं रेड पेन से 2 सर्कल्स बनाती हूँ, ये तुम्हारा स्कूल है और ये मेरा। जिसके बाद मैं पेन से एक सीधी लाइन खींचती हूँ। 2 पॉइंट्स के बीच स्ट्रेट लाइन सबसे छोटी होती है। यही डिस्टेंस है हमारे बीच फ्यूचर में। यह सुनकर बाई निनिंगबिंग हंस पड़ता है और हंसते ही रहता है। वो कहता है कि वो बीजिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाला है, जिस पर मैं पूछती हूँ तुम खुश हो। वो मेरे
पास बैठ जाता है और धीरे से मजाक में कहता है कि शायद उसकी लक इतनी अच्छी नहीं है। कुछ दिनों बाद मुझे एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलती है। हेल्थ और टेस्ट रिजल्ट्स दोनों ही इतने खराब होते हैं कि कुछ कहने को बचता ही नहीं है। डॉक्टर पेरेंट्स को सलाह देता है कि मुझे तुरंत बीजिंग लेकर जाओ और डिटेल में चेक कराओ। उस समय सिचुएशन देखकर लगता है कि शायद मैं यूनिवर्सिटी जा ही नहीं पाऊंगी। इसके बाद मैं सप्ली बाई निनिंगबिंग से पूछती हूँ, अगर एक दिन मैं बहुत बीमार हो जाऊं और बीजिंग नहीं जा पाऊं तो तुम क्या करोगे? जिस पर उसका पेन रुक जाता है। वो फ्रॉन करता है और कहता है, क्या तुम ही बीमार हो? फिर खुद ही कहता है कि ये बस एक ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा है, सीरियसली आंसर करो। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो बेस्ट स्कूल में जरूर एडमिशन लेगा, बस विश बदलनी होगी। उसकी ये बात सुनकर मैं अनईजी फील करती हूँ और बस अपनी मैथ प्रॉब्लम उसकी डेस्क पर सरका देती हूँ, जिस पर वो कहता है, ठीक है, होमवर्क पर फोकस करो, और फिर चला जाता है। मैं अंदर ही अंदर सोचती हूँ कि वो इडियट असल में मेरा लवर है, जो बेस्ट मैथ स्टूडेंट भी है, और मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसे क्रेजी थॉट्स क्यों सोच रही हूँ। फिर एग्जाम का दिन आता है और उस दोपहर जब एंट्रेंस एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले होते हैं, मुझे अचानक नोजब्लड होने लगता है। खून पेपर पर गिर जाता है, जिस पर मैं सोचती हूँ कि शायद ये पेनल्टी बन सकता है, लेकिन एग्जाम खराब नहीं हुआ था। फिर भी अब ये सब मैटर नहीं करता। इसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं जा रही हूँ। रात के बीच में बीजिंग के लिए निकल जाती हूँ। कभी कभी इतनी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ कि रोने का मन करता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती रहती हूँ। मैं पहले पहुंचती हूँ, लेकिन कुछ समय बाद टेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं और मुझे लगता है कि अब होम टाउन वापस जाकर सामान पैक करने का टाइम आ गया है। फिर एक सीन आता है जहां मैं अपने फ्रेंड्स के सामने पैसे फेंक देती हूँ और बाई निंगबिंग के साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म कर देती हूँ। ये सेकंड टाइम होता है जब हम दोनों एक ही वार्ड में एडमिट होते हैं, लेकिन इस बार उसका रूममेट बदल चुका होता है, क्योंकि पिछला बच्चा कुछ महीनों पहले ही गुजर गया था। जब मुझे हॉस्पिटल से बाहर लाया जाता है, तब वो लड़का अभी 5 साल का भी नहीं होता है। यह सुनकर मेरी बेस्ट फ्रेंड शॉक में आ जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद एक वियर्ड मोमेंट आता है जहां मैं गुस्से में सेल्स पर्सन से आर्ग्यू कर रही होती हूँ, क्या मैं बैंक रॉबर लगती हूँ? फिर खुद ही मजाक में सॉक्स सिर पर पहनकर फोटो भेज देती हूँ और कहती हूँ कि मैंने एक हैट खरीदा है। अचानक बाय निनिंगबिंग आता है, जिस पर मैं जल्दी से ब्लैंकेट में छुप जाती हूँ। ऑलमोस्ट लाइटनिंग स्पीड में खुद को ढक लेती हूँ। सिर्फ एक हिस्सा बाहर रह जाता है, मेरा ऑकवर्ड पोज बाहर दिख रहा होता है। तभी शाओयू की आवाज सुनाई देती है, जो बाय निनिंगबिंग को रोकती है, लेकिन शाओयू वहां होती ही नहीं है। वो फिर भी ब्लैंकेट हटाता है। मेरे बाल और ईयर्स पूरी तरह मेस्ड अप होते हैं। मैं बिल्कुल एक डॉग जैसी लग रही होती हूँ, जिस पर मैं अचानक ऊपर देखती हूँ और उसका एक्सप्रेशन बहुत कोल्ड होता है। उसके लिप्स टाइटली प्रेस होते हैं और उसके साथ एक मेल डॉक्टर खड़ा होता है, जो सब कुछ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा होता है। हंसते हुए वो कहता है, स्टॉप, सब एडजस्ट हो गया है। जिस पर वो आगे बोलता है, यही तुम्हारा प्लान है मेडिसिन यूज करने का। और फिर कहता है कि पहले वो मुझे बताने वाला था, लेकिन रिजल्ट ये होता है कि वो बस अंदर आ जाता है। डोर पहले से ही पीछे से उसका इंटेंशन दिखा देता है, जिस पर अगर वो कुछ नहीं भी बोलता तो भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे सब कुछ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से क्लियर हो रहा है। रूम में जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो टीज होकर हंसते रहते हैं, जिस पर सिर्फ इस फ्रीजिंग डिजीज को ही रीजन बताया जाता है, मत हंसो। लेकिन फिर भी माहौल थोड़ा ऑकवर्ड बना रहता है। वो कहता है कि लगता है अब तुम्हारे पास वो नहीं है और मैं सही माइंडसेट में हूँ ये सब सुनने के लिए। मैं कल फिर आऊंगा। जिस पर सामने से जवाब आता है, आओ, लेकिन फिर तुरंत नो भी सुनाई देता है। प्रोफेसर बाज कहते हैं, तुमने कहा था। जिस पर वो बोलता है, तुम बोलो, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। यह सुनकर मैं जल्दी से उसकी ड्रेस का किनारा पकड़ लेती हूँ। बाय निनिंगबिंग की नजर वहीं रुक जाती है, मेरी उंगलियों के पास, और वो हल्का सा अपने लिप्स खोलता है जैसे कुछ बोलने वाला हो, लेकिन उसकी आईब्राउज गहरी तरह से सिकुड़ जाती हैं, जिस पर ऐसा लगता है कि वो रोने वाली है। और वही सच होता है। डिजीज ने डेंशिया तक कॉज कर दिया है, जिस पर बाय निनिंगबिंग वहीं खड़ी रहती है, बिल्कुल स्टिल। बेडसाइड इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह इमोशनलेस होती हैं। लगभग आधे घंटे तक हर सेंटेंस चलता रहता है। बीच बीच में परफेक्ट साइलेंस आता है, लेकिन मैं सब कुछ समझ जाती हूँ। वो कहती है कि ट्रीटमेंट चेंज करना होगा, एक नई और ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन पर स्विच करना होगा, जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी काफी स्ट्रांग होते हैं। मैं हेडबोर्ड से टिककर हल्का सा मुस्कुराती हूँ, आंखें थोड़ी सिकुड़ती हैं और कहती हूँ, हाय, मुझे क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पता है। हमेशा किसी न किसी को टेस्ट सब्जेक्ट बनना पड़ता है। मैं कहती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने को, और अगर आखिर में फेल भी हो गई तो भी रिग्रेट करने जैसा कुछ नहीं होगा। शाओ कहता है, मैं कभी किसी की लाइफ को रिस्क में नहीं डालूंगा। जिस पर बाय निंगबिंग के लिप्स हल्के से रुक जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसका सीरियस लुक मुझे समहाउ राहत देता है। इसके बाद मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। दिन में ही दवाई ली होती है और शाम तक हालत खराब हो जाती है। मैं टॉयलेट में उल्टी कर देती हूँ। ऐसा लगता है जैसे पूरा पेट बाहर आ जाएगा। बॉडी भारी लगती है और अंदर से एंजाइटी और बेचैनी बढ़ती जाती है। मुझे अपने दोस्त की याद आती है, और जब बॉडी थोड़ा स्टेबल होता है तो मैं अकेले व्हील चेयर लेकर हॉस्पिटल के बाहर छोटे गार्डन में चली जाती हूँ। इंस्टीट्यूट शांत ट्विलाइट में डूबा होता है। लेक की सरफेस चमक रही होती है। मैं हवा एंजॉय करती हूँ, लेकिन बीच बीच में ड्राई हीविंग भी होती रहती है।
फिर अचानक मैं सिर उठाती हूँ और हमारे सामने एक आदमी खड़ा होता है। शाओवू, तुम काफी स्मार्ट हो, वो कहता है। जिस पर मैं पूछती हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? तब पता चलता है कि वो वही डॉक्टर है जो उस दिन बाच नहंग बैंग के साथ खड़ा था। मैं उसका नाम पूछना भूल गई थी, लेकिन वो खुद ही जवाब देता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। थिए लुक कैन नियन। मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और वो रिंग फिंगर की तरफ इशारा करता है, जिस पर मुझे समझ आता है कि वो हॉस्पिटल हेड का बेटा है। मैं हैरान होकर पूछती हूँ, तुम ही वो हो जो बाइनिंग के साथ शादी करने वाले हो? जिस पर वो मेरे पास खड़ा होकर धीरे से पूछता है, तुम और बैंग कैसे मिले थे? मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ और थोड़ी देर बाद रियलाइज करती हूँ कि वो बाइनिंग बिंग की बात कर रहा है। माहौल अचानक सेंसिटिव हो जाता है। ओल्ड और न्यू लोगों के बीच हमेशा ऐसा ही होता है। मैं अपनी हैट ठीक करती हूँ और कहती हूँ, हम बस हाई स्कूल फ्रेंड्स थे। और कुछ पल के लिए चुप हो जाती हूँ। बस क्लासमेट्स, मैं धीरे से बोलती हूँ। लुक कान्हा हल्का सा मुस्कुराता है। मैंने भी यही सुना है। लेकिन फिर उसका टोन बदल जाता है। वो कहता है कि मैं बाई निनिंग बिंग का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, जिसने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसे पैसे फेंक कर छोड़ दिया था। उसकी बातें बिल्कुल पोलाइट नहीं होती हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ ड्रामा करने आया हूँ, बाइनिंग बिंग के बजाय अपना गुस्सा निकालने के लिए। जिंगरान मुझे देखता है और पूछता है, क्या हुआ, बीमार हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस तरह से उसे दूर धकेलना चाहते हो? मैं चुप रहती हूँ। हवा तेज चलती है और मेरे कंधे से गुजरती है। तभी कान्हा नियन हंसता है, मॉकिंग तरीके से। कितने स्टूपिड हो, कितने चाइल्डिश। वो कहता है, तुम्हारी वजह से ही मैं उससे एंगेज्ड हो पाया हूँ। मैं अंदर से टूटती हुई भी जवाब देती हूँ, पैसे दो, फिर घुटनों पर बैठकर थैंक यू बोलो और फिर 5 मिलियन और ट्रांसफर करो। मैं उसे घूरती हूँ अनॉयड होकर। वो कहता है, तुम क्या सुनना चाहते हो? जिस पर मैं कहती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम्हें रिग्रेट है। वो पूछता है, रिग्रेट? और मैं जवाब देती हूँ, हाँ रिग्रेट है। उस पल कान्हा नियन मुझे ब्लैंक स्टेयर से देखता है और मैं बिना शर्म के मुस्कुराती हूँ। अब मैं फिर से बाई नुंग बैंग को परस्यू करूंगी शुरू से। मैं कहती हूँ, मैं उसे कन्फेस करूंगी, रोऊंगी और कहूंगी कि मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। मैं कहती हूँ कि वो तुम्हें तुरंत छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। मैं सिर ऊंचा करके खड़ी रहती हूँ और लू जिंगरान के रिएक्शन का इंतजार करती हूँ, लेकिन वो बस दूसरी तरफ देखता है। फिर मुझे एक अजीब एक्सप्रेशन से देखता है और मुस्कुरा देता है। हंसते हुए वो जोर से कहता है, बाइनिंग बिंग, अगर तुम्हारा एक्स फिर से कन्फेस करे तो क्या तुम वापस आओगी? यह सुनकर मेरी स्माइल फ्रीज हो जाती है। मुझे लगता है जैसे मैं अचानक किसी गड्ढे में गिर गई हूँ। चेहरा जलने लगता है जैसे उस पर गर्म तेल और मिर्च डाल दी गई हो और सामने बाइनिंग का ठंडा चेहरा दिखाई देता है, जो सब कुछ बिना इमोशन के देख रहा होता है। आइस के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। वो कहती है, तुम ट्राई कर सकते हो, देख लेते हैं। फिर धीरे से बोलती है, मैं लगभग अपनी एबिलिटी खो चुकी हूँ, सोचो इसके बारे में। जिस पर वो कहती है, क्या ट्राई करूं? ये कि वो अब भी मुझसे प्यार करता है। उस केओस के बीच बस यही आवाज सुनाई देती है। उसकी वॉइस दूर कहीं से आती हुई लगती है, जैसे इको हो रहा हो 10 साल तक। वो कहती है कि वो ट्राई कर सकता है, ये बोलकर कि वो अब भी उससे प्यार करता है और देखे कि क्या वो वापस आएगी। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रहती है, लेकिन जैसे ही मैं होश में आता हूँ, मैं लुक कान्हा की सिलहुट देखता हूँ जो दूर जा रहा होता है और बाई निनिंग बिंग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती है। मैं व्हील चेयर पर बैठा होता हूँ। मेरे पैर जैसे 1000 किलो भारी लगते हैं। एम्बैरेसमेंट, इनसिक्योरिटी, शेम, रिग्रेट, सब इमोशंस एक साथ ओवरलैप होकर गले में अटक जाते हैं, जैसे एक बड़ा पत्थर रास्ता रोक रहा हो। बाइनिंग मुझे पुश करती है। हम लेक के किनारे चलते हैं। हवा के साथ उसकी ठंडी और इंडिफरेंट आवाज आती है, हे कुछ बोलोगे नहीं? जिस पर मैं सोचता हूँ, क्या बोलूं? क्या ये कहूं कि जो अभी बोला वो सब नॉनसेंस था? मैं सिर झुका लेता हूँ। वो बस एक फिगर ऑफ स्पीच था। मैं धीरे से बोलता हूँ, अब मैं खुद को और भी छोटा महसूस करता हूँ। बाइनिंग आगे बढ़ती है। शाओई मुझे टीज करता है, तुम बहुत खुश हो क्या? तुम्हारा लव। जिस पर वो अचानक पूछती है, तुम मुझे इतना चीप कैसे ट्रीट कर सकते हो? मैं तुरंत बोलता हूँ, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं एम्ब्रेस्ड होकर सिर झुका लेता हूँ। बस हम आर्ग्यू करना चाहते थे। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, ये मेरी प्रॉब्लम है। पहले मैं हमेशा बाई निंगबिंग की इमोशन समझ लेता था। जब वो गुस्सा होती थी तो हंस देती थी, हाय हा हा, और मैं तुरंत अपोलोजाइज कर देता था। लेकिन इस बार वो बिल्कुल नहीं हंसती है। मेरी आंखों में आंसू भरने लगते हैं। वो कहती है कि उसका और लुक कान्हा नियन का एंगेजमेंट हुआ है, लेकिन वो सिर्फ उसके फादर की विश थी। बस करो। वो मेरे पास आकर बैठती है, नीचे झुककर मेरी आंखों में देखती है। आज मैंने ही उसे बुलाया था, वो कहती है। उसकी आवाज हैवी लगती है। जब बात उस पॉइंट तक पहुंची, मैंने उसे सब बता दिया। वो मुझे ध्यान से देखती है और जैसे जैसे वो पास आती है, मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। मेरे अंदर गुस्सा और रेजेंटमेंट उठता है। मैं सोचता हूँ कि मैं पहले ही इतना अनलकी हूँ और अब मरते वक्त भी प्रेशर झेल रहा हूँ। कंग्रेचुलेशंस, मैं कड़वे टोन में बोलता हूँ। वो हैरान होकर पूछती है, कहाँ? मैं चिढ़कर कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ तुम स्टूपिड हो। फिर मैं कहता हूँ, मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता, मुझे न्यूजिया हो रहा है। मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और आंसू गिरने लगते हैं। मैं कहता हूँ, उस साल जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। उस वक्त तुम्हें इंसल्ट करना गलत था। मैं धीरे से कहता हूँ, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? बाइनिंग मेरे कंधे पर बैंडेज कस देती है। मैं सिर झुकाकर गहरी सांस लेता हूँ, फिर ऊपर देखता हूँ। वो कहती है, मुझे देखो, क्या तुम्हें लगता है मैं अब भी उन चीजों की परवाह करती हूँ? उसकी आंखें सिकुड़ती हैं। वो थोड़ा ब्लश करती है,
मेरा हाथ पकड़कर नीचे रखती है, फिर अपने व्हाइट शर्ट का कॉलर उठाती है। हम इस पॉइंट तक आ चुके हैं, वो कहती है। शाओयू, क्या तुम्हें लगता है मैं ह्यूमिलेशन की परवाह करती हूँ? वो कहती है। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि उस साल तुमने ब्रेकअप क्यों किया? फिर वो अपने बारे में बताती है। मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा, अब डॉक्टर बन गई हूँ। वो कहती है कि उसने प्यार पाने की अपनी विश छोड़ दी थी। वो मेरे सामने खड़ी होती है, उसकी आंखों में सोरो होता है। मेरा रिजेंटमेंट और बढ़ता जाता है। मैंने इतने साल सफर किया सिर्फ यहाँ तक आने के लिए। मैं सोचता हूँ तुम कैसे एक वर्ड बोलकर मुझे दूर भेज सकती हो। मैं शॉक हो जाता हूँ। सच में? वो बताती है कि उस एक्सपेरिमेंट के रिक्रूटमेंट के लिए उसने क्लास मॉनिटर से मुझे कॉल करवाया था। उसे पता था कि मैं जरूर आऊंगा। मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। मैंने ये बात सिर्फ क्लास मॉनिटर को बताई थी और उससे सीक्रेट रखने को कहा था। क्या उसने सब बता दिया? मैं सोचता हूँ। हवा तेज हो जाती है, दूर से नर्स की आवाज आती है। हम वापस रूम में आते हैं। बाइनिंग अपनी इमोशंस दबाती है। शावू, ऐसे गिव अप मत करो, वो कहती है। मैं कहता हूँ मैं तुमसे लड़ने नहीं वाला, लेकिन मैं तुमसे भागूंगा भी नहीं। इसके बाद जब मैं बाहर से वापस आता हूँ, मैं बस बेड पर बैठा रहता हूँ, ब्लैंक। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे सामने हाथ हिलाती है। क्या हुआ? ऐसे क्यों हो जैसे सोल खो गया हो? वो पूछती है। मैं बस कहता हूँ बाइनिंग बिन पागल है, और चुप हो जाता हूँ। वो मेरी लाल सूजी आंखों को देखती है जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर कहती है, वो लड़का सच में बेवकूफ है, और आज के बारे में पूछती है। उसके जाने के बाद मैं क्लास मॉनिटर को कॉल करता हूँ। हेलो शावू, क्या हुआ? वो पूछता है। मैं कहता हूँ मैंने बाइनिंग बिंग के बारे में सपना देखा, जिस पर वो अचानक चुप हो जाता है। साइलेंस छा जाता है। फिर वो कहता है, शावू सॉरी, मैंने उसकी स्टोरी बाचनुंग बैंक को बता दी। यह सुनकर मैं साई करता हूँ। मुझे पता है। मैं कहता हूँ। वो घबराया हुआ लगता है। मुझे पता था ये गलत है, लेकिन उस समय वो बहुत अर्जेंट था। वो कहता है, तुमने उसे पैसे दिए और चले गए? वो हमेशा। और उसकी आवाज धीरे धीरे फेड हो जाती है। आइस नीचे तक ब्लॉक कर देती है, जिस पर वो पूरे हफ्ते ऊपर ही रहते हैं। क्राउड भी वहीं इकट्ठा होता रहता है और एडमिशंस ऑफिस के टीचर्स भी साथ में आ जाते हैं। पेरेंट्स इसे अचीवमेंट समझते हैं, जैसे कुछ बड़ा हासिल हो गया हो। हम लोग ऑलमोस्ट पार्टी जैसा फील करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू ये होता है कि सिर्फ एक दिन में उसका 5 इयर्स का वेट कम हो जाता है, जिस पर अगर कोई उसे उस हालत में देखे तो वो छुपा भी नहीं पाएगा। बाद में पता चलता है कि उसने अपना डिसीजन बदल लिया था, जिस पर मेरे दिल में भी अजीब सा फील होता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ कि शायद तुम मुझे रिजेंट करोगे, इसी वजह से मैंने इतने साल कुछ कहा ही नहीं। लिटिल वू, सुन रहे हो? वो पूछती है, जिस पर मैं आंखों में आंसू लेकर कहती हूँ, हाँ सुन रही हूँ। वो कहती है, मैं तुम्हें में ब्लेम नहीं कर रही। और फिर कहती है कि ठीक है, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। जिस पर मैं बोलती हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर वो कहती है कि रिलेशनशिप तुम्हारा अपना मैटर है, चलो इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। तभी फोन बजता है। रूम में साइलेंस छा जाता है। मैं फोन को कसकर पकड़ती हूँ, चेस्ट टाइट हो जाती है और शार्प पेन फील होता है। हॉस्पिटल रूम की पिच ब्लैक रात में दबे हुए रोने की आवाज गूंजती है। मैं खुद को कंप्रेस होते हुए महसूस करती हूँ। मुझे लगता है मैं एक फूल हूँ जो खुद को सही समझता है और सब कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ सीक्रेट रखा है, सब लोग अच्छे थे, लेकिन असल में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को शुरू से ही सब पता था। अचानक पेशेंट रूम का डोर खुलता है। बाई निनिंग बिंग दरवाजे पर खड़ी होती है। हमारी आंखें मिलती हैं। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसका चेहरा टेंस होता है। वो जल्दी से अंदर आती है। क्या हुआ? तुमने उसे देखा? वो कहाँ है? उसके इमोशंस कंट्रोल से बाहर होते जा रहे होते हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाती। अचानक वो फूट फूट कर रोने लगती है। तुमने अपना डिसीजन क्यों बदल लिया पुष्पे? वो कहती है, तुम इडियट हो, पागल हो, बचो, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझते क्यों नहीं? बाय निंगबिंग स्टन्ड रह जाती है। वो अपने लिप्स दबा लेती है और मेरी सारी बातें चुपचाप सुनती रहती है। फिर वो पूछती है, क्या तुमने क्लास मॉनिटर से बात कर ली? मेरी आंखें जलने लगती हैं। मैं कहती हूँ, हाँ ठीक है। जिस पर वो पूछती है, क्या ठीक है? फिर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आती है। थोड़ा डरावना सा फील होता है। वो कहती है, हम फैमिली हैं, क्या हम फिर से अलग हो सकते हैं? मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हटती हूँ। वो जोर से कहती है, बोलो, और मुझे मजबूर करती है, तुम्हें खुद को देखना होगा। शाओयू, तुम मुझे जानते हो, मैं किससे डरती हूँ? वो कहती है कि वो किसी चीज से नहीं डरती, इवन अगर लाइफ छोड़नी पड़े। उसके लिप्स कांपते हैं, उसकी आवाज भी कांपती है। वो लंबे समय तक रोके हुए आंसू रोकती रहती है, जैसे वो इस बात को कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिर में बोल देती है, अगर एक दिन हम अलग भी हो गए तो भी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, क्योंकि शाओवू ने खुद अपनी लाइफ खत्म कर ली थी। वो मेरा चेहरा उठाती है और धीरे से कहती है, तो क्या अब तुम मानते हो कि तुम वीक हो? यह सुनते ही मैं बाय निनिंगबिंग को पकड़कर टूट जाती हूँ। वो भी सिर झुकाकर अनकंट्रोलेबली रोने लगती है। इसके बाद सेकंड राउंड की कीमोथेरेपी शुरू होती है। वेट और कम होकर लोएस्ट लेवल पर आ जाता है। तभी अचानक लैंडलॉर्ड का कॉल आता है। वो कहती है कि उसका बेटा शादी करने वाला है, इसलिए वो अब घर रेंट पर नहीं देगी। वो कपल्स को भी पसंद नहीं करती। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच और पैसे की बात करती है और कहती है कि 2 दिन में घर खाली करना होगा। जिस पर मैं लैंडलॉर्ड से बात कर रही होती हूँ और बाय निंगबिंग पास बैठी होती है। वो धीरे से कहती है, मुझे उससे बात करने दो, लेकिन मैं कॉल काट देती हूँ, जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ कि ब्रीच का पैसा काफी है, मैं नया अपार्टमेंट ढूंढ लूंगी। जिस पर वो कहती है, हमारा नया घर है, वहीं शिफ्ट हो जाओ, हॉस्पिटल भी पास रहेगा। मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील करती हूँ, हेजिटेट करती हूँ, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? जिस पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं।
और इस तरह मैं उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती हूँ। बाच निगुंग बैंक का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स काफी अच्छा होता है, हॉस्पिटल के पास ही होता है, अपार्टमेंट बड़ा नहीं होता लेकिन डिजाइन बहुत स्पेशियस होता है, मेरे पुराने रेंटेड रूम से कई गुना बेहतर लगता है। बाय निंग बिंग काम पर जाती है, मुझे हनी देती है, पासवर्ड बताती है और कहती है कि कंपनी से सामान शिफ्ट करवा देगी, बाकी चीजें वो खुद लेकर आएगी। मैं घर में खड़ी होकर सिर खुजलाती हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं ऐसे ही उसके साथ रहने आ गई हूँ। पहली बार मैं उसके प्राइवेट स्पेस में होती हूँ, बहुत कॉशियस फील करती हूँ, इधर उधर देखने की भी हिम्मत नहीं होती। मैं सोफा पर सीधी बैठती हूँ, हेल्प मांगने का सोचती हूँ लेकिन वो काम में बिजी होती है और रिप्लाई नहीं देती। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। मैं एक साइड वाले रूम में जाती हूँ, लगता है मास्टर बेडरूम है। मैं तुरंत डोर बंद कर देती हूँ, फिर दूसरा रूम खोलती हूँ और अपना सूटकेस वहां रख देती हूँ। धीरे धीरे शाम हो जाती है, मैं डिनर तैयार करती हूँ, टेबल पर बाउल रखकर बैठ जाती हूँ। वेट करते करते मुझे पता ही नहीं चलता और मैं सो जाती हूँ। जब बाई निनिंगबिंग डोर खोलकर अंदर आती है, मैं सोफा पर आधी लेटी हुई होती हूँ, जैसे डे ड्रीम कर रही हूँ। मेरे बाल एक तरफ झुके होते हैं, विग हिल रही होती है जैसे गिरने वाली हो। वो पास आती है, तभी मैं अचानक से चौंक कर उठ जाती हूँ। तुम आ गई? मैं पूछती हूँ। वो कहती है हाँ मैं आ गई, और उसकी नजरें मुझे देखती हैं जैसे हॉस्पिटल से भी ज्यादा इंटेंस और गर्म फील हो रहा होता है। मैं जल्दी जल्दी अपना विग ठीक करता हूँ। वो खड़ा होता है, खाना खा चुका होता है और अब सोने जा रहा होता है। वो कहता है आज काम बहुत बिजी था, फिर कहता है नेक्स्ट टाइम मेरा वेट मत करना, जिस पर मैं बोलता हूँ ठीक है नहीं करूंगा। वो जल्दी से वापस लिविंग रूम में चला जाता है और मैं अपना विग फिर से चेक करता हूँ। रिग्रेट रुकता ही नहीं है, लगता है ये मेरी डार्क साइड है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये ऑलमोस्ट निकल गया था, अब भी ढीला लग रहा है। शायद बाई निनिंगबिंग ने नोटिस नहीं किया होगा, वरना मैं कहाँ अपना सिर छुपाता। मैं चिढ़कर विग उतार देता हूँ, फेस बनाता हूँ और साई करता हूँ। हालत बहुत खराब लगती है। याद आता है कि कभी मैं क्लास का हार्ट थ्रॉब हुआ करता था और ये तो बस सेकेंड राउंड की कीमोथेरेपी है, आगे शायद और भी बार सिर मुंडवाना पड़ेगा। तभी क्लैटर क्लैटर की आवाज आती है, जैसे कुछ रुक गया हो। डोर के पास से आवाज आती है। वो कहती है कि पर्सनल आइटम्स बाथरूम में रखे हैं, आकर वॉश करोगे? मैं तुरंत लाइट बंद कर देता हूँ और बेड में घुस जाता हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ, मैं जवाब देता हूँ। बाहर फिर कोई आवाज नहीं आती। वो कुछ देर डोर के सामने खड़ी रहती है, फिर चली जाती है। मैं वेट करता रहता हूँ मिडनाइट तक। जब आखिरी लाइट भी गायब हो जाती है, तब मैं धीरे से बेड से उतरता हूँ, चुपचाप डोर खोलता हूँ, सोचता हूँ बाथरूम जाऊं, लेकिन लिविंग रूम से हल्की लाइट आ रही होती है। बाइनिंग बिंग सोफा पर बैठी होती है, सामने डॉक्यूमेंट्स का ढेर होता है, एक छोटी लैंप उसकी फेस पर लाइट डाल रही होती है। मैं वहीं फ्रीज हो जाता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूं, डोर बंद करके वापस जाऊं या बाहर जाऊं। वो डॉक्यूमेंट्स रखकर खड़ी होती है और मेरी तरफ आती है। अभी उठे हो? बाथरूम जा रहे हो? वो पूछती है। रुको, हिलना मत। वो मेरा हाथ पकड़ लेती है जो मेरे सिर को ढक रहा होता है। वो मुझे वॉल के पास कॉर्नर कर देती है। मुझसे छुप रहे हो? वो पूछती है, जिस पर मैं कहता हूँ ना नहीं, लेकिन वो मेरे बालों को छूती है और कहती है ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर कहती है विग के बिना कैसा लग रहा है? वो करीब आती है, धीरे से कहती है मुझे तुम्हें किस करना था। मैं नजर हटा लेता हूँ और बोलता हूँ मत देखो। वो तुरंत कहती है बिल्कुल अगली नहीं हो, बहुत हैंडसम हो। लेकिन मुझे लगता है वो बस मुझे कंसोल कर रही है। वो मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे बाथरूम में ले जाती है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो लाइट ऑन करती है। वॉश बेसिन के पास नाइफ और इलेक्ट्रिक हेयर क्लिपर्स साफ दिखते हैं। वो मिरर में देखते हुए पूछती है तुम्हें सिर शेव करना आता है? मैं कहता हूँ अभी नहीं करना चाहता, अभी तो थोड़े बाल हैं। लेकिन वो रिबन निकालकर मुझे देती है। प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे बाल शेव कर दो। मैं उसे देखता हूँ और दिमाग में उसकी बाल्ड इमेज आ जाती है। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो फिर भी खूबसूरत लगती है। मैं मशीन ऑन करता हूँ, बजिंग साउंड आती है, मेरी आंखें जलने लगती हैं, रोने का मन करता है। वो मेरा हाथ पकड़कर कहती है ठीक है आओ आओ। उसका हाथ स्टेडी होता है, धीरे धीरे उसके बाल गिरते जाते हैं, जमीन पर बिखर जाते हैं। काफी देर बाद सब खत्म हो जाता है। वो खड़ी होकर मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखें लाल होती हैं, फिर वो झुककर मेरे लिप्स पर हल्का किस करती है। अब तुम भी शेव कर सकते हो। वो कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं अंदर से कुछ अजीब फील करता हूँ। वो कहती है अब मैं तुमसे रिजेंट नहीं करती, क्योंकि तुमने भी मेरे लिए ये किया है। और वो रोते हुए हंसती है। इसके बाद जब हम बाहर जाते हैं, मैं विग खरीदता हूँ, एक अपने लिए और एक बाई निंग के लिए। जब लोग उसे देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो हैप्पीली उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो लोग सिर्फ घर पर ही विग उतारते हैं। कुछ महीने जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, कंडीशन स्टेबल हो जाती है और डिजीज आगे नहीं बढ़ती है। गुड न्यूज आती है, क्लास मॉनिटर कंग्रेचुलेट करता है, एक छोटा गैदरिंग प्लान होता है। वो इस बार हेल्थ कैसी है? वो पूछता है और कहता है कि अभी उसे इनवाइट नहीं करेंगे ताकि ऑकवर्ड सिचुएशन अवॉइड हो सके। तभी फोन बजता है, बाइनिंग स्क्रीन देखती है, कॉल आता है। वो कहता है कि मैं और श्याओयू आएंगे, लोकेशन कंफर्म करके बता देना। हेडमास्टर जोर से कफ करने लगता है। व्हाइट फैमिली की ब्यूटी भी आ रही है? वो पूछता है, जिस पर जवाब आता है हम दोनों फिर से साथ हैं। मैं फोन उठाता हूँ और कहता हूँ सैटरडे को टाइम है, लोकेशन फिक्स करके मुझे कॉल कर देना। और कॉल खत्म हो जाता है। फोन कट करो, जिस पर मैं जल्दी से पूछता हूँ मुझे फ्राइडे को नाइट शिफ्ट करनी है या शायद इसके आगे मत जाओ, बॉस अभी बस फ्री है, सिर्फ लंच के लिए। मैं सैटरडे को वापस आ जाऊंगा। अभी तो 10 बजे AM हो चुका है, जिस पर उस टाइम तो और भी कम चांस रहता है। स्लीप कैचअप करने का टाइम है, जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर व्हाइटनिंग बिन धीरे से बोलती है 10वीं ग्रेड रियूनियन
जिस पर वह आगे कहती है कि न तुम पहले गए थे और ना ही मैं इस बार फिर मिस नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर मैं उसे देखता हूँ और मुस्कुराकर कहता हूँ ठीक है, तो मुझे जाने दो चूज करने, कौन सा विग सबसे हैंडसम लगता है। जिस पर वो सीधे मना कर देती है, कोई विग नहीं। फिर सीन बदलता है और इस क्लास रियूनियन का एटमॉस्फेयर क्लियरली पिछली बार से काफी बेटर होता है। हर कोई बेहद लाइवली होता है, जो सही फीलिंग दे रहा है। काफी टाइम हो गया है सबको मिले हुए। जिस पर जैसे ही मैं और बाच अंदर एंटर करते हैं, निंग बिंग तुरंत अटेंशन का सेंटर बन जाती है और सबके डिस्कशन का मेन टॉपिक भी वही बनती है। जिस पर सब लोग घेर लेते हैं और पूछते हैं तुम दोनों कब फिर से साथ आए, किसने पहले इनिशिएटिव लिया, पिछली बार तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, क्या तुम लोग आर्ग्यू कर रहे थे। यह सुनकर मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता हूँ, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। जिस पर व्हाइट निंग बिंग बहुत कामली बोलती है रिलैक्स, एक एक करके आंसर देते हैं। फिर वो कहती है हम कुछ महीनों पहले ही फिर से साथ आए हैं, और आगे बताती है कि इनिशिएटिव उसने लिया था, पिछली बार गलती उसकी थी, वो हमेशा उस पर गुस्सा हो जाती थी। जिस पर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं और पुराने सालों की सारी बातें फिर से सामने आने लगती हैं। जिस पर कोई कहता है उस साल सबसे पहले मुझे पता चला था कि शाओ यू को फ्रीज चीजें पसंद हैं। जिस पर दूसरा तुरंत बोलता है हाँ, उसने खुद एडमिट किया था। जिस पर फिर कोई पूछता है सर आपको मुझसे पहले कैसे पता चला। जिस पर वो हंसते हुए बोलता है कि उसने शाओ यू को सीक्रेटली देखते हुए पकड़ लिया था। फिर वो बताता है कि आइसक्रीम मशीन उस तरफ बंद हो गई थी और उसने देखा कि शाओ यू पूरी तरह से लॉस्ट था। काफी देर तक बाई निंगबिंग की फोटोज को देखता रहा। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और पूछते हैं ये कब हुआ था। जिस पर जवाब आता है नोटिस बोर्ड पर जो 10वीं ग्रेड रैंकिंग लगी थी उसी में बाई निंगबिंग की सबसे ब्यूटीफुल फोटो फर्स्ट रो में लगी थी। जिस पर उसकी नजरों के नीचे मेरा फेस लाल हो जाता है और बाई निंगबिंग के माइंड में बस यही चलता है कि कोई होल मिल जाए जिसमें वो छुप जाए। जिस पर वो मेरे पास झुककर धीरे से कहता है लुक्स ब्यूटीफुल। जिस पर मैं तुरंत प्रोटेस्ट करता हूँ सच में, और वो फिर से कहता है रियली ब्यूटीफुल। जिस पर बाच निंग बैंग बस हल्का सा स्माइल करता है और कुछ नहीं बोलता। इसके बाद टॉपिक अचानक फाइट निंगबिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जिस पर कोई पूछता है निंगबिंग तुम्हारा घर, क्या तुम शिफ्ट हो गई हो। लास्ट डेट पर जब मैं होम टाउन गया था तो तुम्हारे घर पर कोई नहीं था। जिस पर बाई निंगबिंग कामली रिप्लाई करती है कि वो 5 साल से घर नहीं गई है और इसके आगे कुछ नहीं कहती। जिस पर बाकी स्टूडेंट्स भी आगे सवाल नहीं करते, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ कि उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर इसके बाद न्यू गेम शुरू होता है, ऑनेस्ट या रिस्की। जिस पर सबका एक्साइटमेंट तुरंत हाई हो जाता है। वैसे भी इतने सालों में कई कपल्स बने और टूटे भी हैं और फिर से साथ भी आए हैं। जिस पर मैं खुद को इससे दूर रखना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आता क्यों ये सब इतना लाइवली लग रहा है। जिस पर बॉटल घूमती है और जैसे मुझे और बाई निंग बिंग को ही टारगेट करती है। पहली बार बॉटल एक लड़के पर रुकती है जो बाई निंग बिंग की तरफ पॉइंट करता है। जिस पर कार्ड्स पास होते हैं और बाई निंग बिंग एक कार्ड ड्रॉ करती है। जिस पर सब लोग पास आकर खड़े हो जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर क्यूरियोसिटी साफ दिखती है। क्वेश्चन आता है अब तक तुमने कितनी बार लव किया है, सबसे मेमोरेबल रिलेशनशिप कौन सा था, कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा यादगार है। यह सुनकर सब और भी क्यूरियस हो जाते हैं और बाई निंग बिंग की तरफ देखने लगते हैं। जिस पर वो भी मेरी तरफ देखती है और मैं बिना ब्लिंक किए उसे देखता रहता हूँ। फिर वो बोलती है एक बार श्याओ वू के साथ। जिस पर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है जैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा हो। और फिर वो कहती है यह दूसरी बार है और हम दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। जिस पर वो पूछते हैं सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट कौन सा था, क्यों। जिस पर वो हल्का सा सिर हिलाती है और कुछ देर चुप रहती है। फिर वो धीरे से खांसती है और क्लास मॉनिटर उस सवाल को इग्नोर कर देता है और कहता है चलो आगे बढ़ते हैं, श्याओ वू अभी ठीक हुआ है और यहाँ आ गया है। जिस पर सब लोग एक साथ हंसते हैं और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन फिर वो खुद बोलती है जिस टाइम मैं रोई थी सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट वो था जब तुम्हें लगा कि तुम मरने वाले हो। जिस पर मैं बीमार पड़ गया था और बाई निंग का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और मैं उससे बात कर रहा था। ये मेरी पहली कीमोथेरेपी थी और मुझे अपने बैग में ये वर्ड्स मिले थे, बाच निंग बैंग का ग्रेजुएशन मैसेज। जिस पर वो कहती है क्योंकि जब तुम सबसे ज्यादा पेन में होते हो तब जिस पर्सन से तुम लव करते हो वो तुम्हारे पास नहीं होता है। यह सुनकर बाई निंगबिंग मुड़ती है और मुझे फिर से देखती है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कसती हैं। फिर गेम आगे चलता है। रात काफी लेट हो चुकी है। मेरी नजरें उसकी तरफ जाती हैं। समझ नहीं आता बाई निंगबिंग क्या करना चाहती है। काफी देर तक साइलेंस बना रहता है। जिस पर वो ग्लास उठाती है और बॉस की तरफ बढ़ाती है। फिर वो बोलती है चलो, और आगे कहती है मरी विथ लिटिल वू। यह सुनते ही एटमॉस्फेयर जो सुस्त हो गया था अचानक फिर से एक्सप्लोड हो जाता है और सबकी लाउड चीयर्स गूंजने लगती हैं। जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूँ। वो खुद भी शॉक में होती है। मैंने पहले कभी इतनी दूर तक सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि निंग बिंग से शादी करने की होप करूं, लेकिन इस मोमेंट में सब कुछ रियल लगने लगता है। जिस पर कोई चिल्लाता है अगर ज्यादा ड्रंक हो गए तो कोई रोक नहीं पाएगा, चलो न्यू लीव्स को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी आंखों के सामने हमारी लव स्टोरी का एक नया एंड शुरू होता है। 10 साल बाद क्लास प्रेसिडेंट थोड़ा जल्दी बोल देता है ये सब जो शायद मजाक के लिए कहा गया था। जिस पर मैं बस हाँ में सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ
सही है। फिर मैं देखता हूँ कि अब एमसी हायर करने की भी जरूरत नहीं है, हम खुद ही शुरू कर सकते हैं, जिस पर सब लोग जोर से हंसने लगते हैं और फिर धीरे धीरे टैक्सीज के साथ सब एक एक करके जाने लगते हैं और आज रात का सारा एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है। क्लास मॉनिटर आंख मारता है, वो मेरे और बाई निंगबिंग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम दोनों को साथ रहना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी सेलिब्रेशन वाइन पीने का इंतजार कर रहा हूँ, जिस पर हम दोनों बस खड़े रहते हैं और क्लास मॉनिटर की बैग को देखते हैं जो धीरे धीरे दूर चला जाता है। सडनली मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं उसे देख पा रहा हूँ वेडिंग सेरेमनी, जिस पर वो होस्ट बना हुआ है। प्रोग्राम और एपियरेंस से पूरा एटमॉस्फेयर स्टीयर कर रहा है और वहां की हवा भी अलग फील हो रही है, जिस पर मैं धीरे से बाज का हाथ पकड़ता हूँ। नूंग बैंग रुकती है और पूछती है, अंकल और डियन क्या हुआ? जिस पर मैं कहता हूँ, उनकी चिंता मत करो, उसने थोड़ी अल्कोहल ली है इसलिए थोड़ा टिप्सी है। फिर जब हम घर आते हैं मैं उसके आर्म्स में लेट जाता हूँ और वो जल्दी ही सो जाता है। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीत गया। काफी देर बाद अपने ड्रीम में मुझे सुनाई देता है कि भाई निनिंगबिंग फोन पर बात कर रही है। उसकी आवाज शार्प और कोल्ड होती है, जैसे किसी अनहर्ड एनिमी से भरी हुई हो, जिस पर मैं बेड से नीचे उतरता हूँ और चुपचाप साइड में खड़ा होकर सुनता हूँ। बाय निनिंगबिंग की आवाज लिविंग रूम से आ रही होती है। वो कह रही है, मॉम मैंने ऑलरेडी साफ साफ एक्सप्लेन कर दिया है, ये मेरे चाइल्ड का मैटर है, प्लीज इंटरफियर मत करो। मुझे पता है मुझे ईव्सड्रॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पैर जैसे मान ही नहीं रहे होते और मैं धीरे से लिविंग रूम के कॉर्नर तक चला जाता हूँ, जिस पर बाय निनिंगबिंग की आवाज साफ सुनाई देती है। शॉर्ट में यही है कि ये मेरे चाइल्ड का मैटर है, कोई इंटरफियर नहीं करेगा। जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या तुम बस खड़ी होकर देखती रहोगी? एक लड़की को ऐसे आदमी से शादी करते हुए जो कभी भी मर सकता है। यह सुनकर माहौल हैवी हो जाता है और वो कहती है, मैंने बहुत मुश्किल से ये पोजीशन हासिल की है और क्या चाहिए मुझे? जिस पर बाय निनिंगबिंग ठंडी हंसी हंसती है और कहती है, तो मॉम सोचती है कि मैं इस पोजीशन तक किसकी वजह से पहुंची हूँ। यह सुनकर उसकी माँ की आवाज भर्रा जाती है। अगर शाओयू नहीं होता तो आज की बाय निनिंगबिंग भी नहीं होती, व्हाइट फैमिली भी नहीं होती और हमारे पास डेडिकेटेड डॉक्टर भी नहीं होता जो उसकी केयर करता है। फिर वो कहती है, वो दोनों लोग कहाँ हैं? तुम्हें वही करना चाहिए था। उस साल उन्होंने पैसे के लिए शादी की थी, मेरे चाइल्ड की विश के खिलाफ, और अब फिर से उसे फोर्स कर रहे हो। यह सुनकर टेंशन और बढ़ता है। फिर बाय निनिंगबिंग वार्निंग देती है, अगर तुम लोग अपने चाइल्ड की वैल्यू करते हो तो शाओयू को रिस्पेक्ट दो, थोड़ा ही सही। अगर मेरे लिए ट्रबल क्रिएट किया तो ब्लेम मत करना कि चाइल्ड तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस पर अचानक लाउड आवाज के साथ फोन टेबल पर फेंका जाता है। उसी समय मुझे ठंड लगती है और मैं छींक देता हूँ, जिस पर बाय निंगबिंग वहीं बीच में खड़ी होती है और सीधा मेरी तरफ देखती है। मैं साइड में खड़ा क्वाइटली सुन रहा था और उसका कोल्ड एक्सप्रेशन धीरे धीरे हेल्पलेस लुक में बदलता है। फिर वो कपड़े बदलती है, बेयरफुट होती है और पूछती है, ठंड नहीं लग रही? जिस पर मैं सिर खुजाता हूँ और बोलता हूँ, पानी पीने गया था और वापस आ गया। जिस पर वो कहती है, मेरे लिए भी डाल दो। मैं कहता हूँ ठीक है। फिर मैं जल्दी से रूम में आकर ब्लैंकेट ओढ़ लेता हूँ और वो जब वाटर लेकर आती है उसके एक्सप्रेशन में ठंडापन होता है। शायद अभी पेरेंट्स से आर्ग्यू करके आई है और सबटली सबको दूर करना चाहती है। जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा और उन्होंने अपने हिसाब से क्या किया? तुम्हारी विश क्या है? जिस पर बाज नंगुंग बैंग मुझे घूर कर देखती है और मुझे पूरा पानी पीने को कहती है। फिर एम्पटी कप लेकर बोलती है, अगर उस दोपहर मैंने लॉग इन नहीं किया होता तो रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन सिस्टम का रिजल्ट प्रेस रिलीज के बाद आता और मुझे एडमिशन के समय ही पता चला कि उन्होंने ऑनरेडी स्कूल शुरू कर दिया था। ये उसकी विश थी, इसलिए तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहती है, अगर वो नहीं होता तो आज मैं भी नहीं होती। जिस पर अंधेरे में मैं उसके और करीब आ जाता हूँ और बाज नंग बेंग को पकड़ लेता हूँ। वो कहती है, मैंने मेडिसिन पढ़ी है, सफरिंग तो होती है, ये कहना कि नहीं होती झूठ होगा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी डिसीव नहीं किया। जिस पर वो मेरे बैग को धीरे से पैट करती है। फिर वो कहती है, कभी कभी मुझे लगता है लोगों का मिलना और फिर मिलना डेस्टिनी में ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। जिस पर मेरी आवाज सॉफ्ट हो जाती है और मैं कहता हूँ, अगर हम कभी दोबारा ना भी मिलें तब भी मैं ऐसा ही सोचूंगा। जिस पर बाई निनिंगबिंग की आंखें ब्राइट हो जाती हैं और वो फर्मली कहती है, सही, इसलिए चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, व्हाइट निनिंगबिंग और शाओयू साथ रहेंगे, वो मिलेंगे ही, बस जल्दी या देर की बात है। इसके बाद उस दिन के बाद मैं फाइनली इस मैटर को सीरियसली सोचने लगता हूँ बाई निनिंगबिंग से शादी करने का। और बाई निनिंगबिंग मुझे क्लियरली बता देती है कि इस डिजीज का सर्वाइवल रेट बहुत लो है, एज का इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं है। अगर ये रिकर नहीं होता तो शायद मैं बूढ़ा होने तक जी सकता हूँ। फिर शादी लगभग 6 महीने बाद सेट होती है। मैं टाइम का पूरा यूज करना चाहता हूँ अपने बाल बढ़ाने के लिए, ताकि शादी तक अच्छे हो जाएं, ना कि 2 छोटे हेड्स जैसे दिखें। फिर आधा साल बहुत जल्दी बीत जाता है। अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग और लाइवली, बॉडी भी इंप्रूव हो रही है, वेट बढ़ता है और बाल भी थिक हो जाते हैं। दूर से देखने पर चेहरा रोजी लगता है और ओवरऑल कंडीशन काफी अच्छी लगती है। फिर मैं मॉम को कॉल करता हूँ, काफी क्लोज होकर बात करता हूँ और फाइनली लास्ट मंथ आ जाता है। जिस पर मैं पूछता हूँ, शाओयू बीजिंग में कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा? जिस पर जवाब आता है, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर राहत मिलती है और वो कहती है कि मॉम और डैड मिलने आने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर छोटा भाई प्रोविंशियल एग्जाम में बिजी ना होता तो मॉम उसके साथ नहीं होती। ये सुनकर मुझे उस साल की याद आती है जब मैं बीमार पड़ा था और मॉम ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था, जिस पर उनका सारा अटेंशन उसी पर चला गया और मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं बचा। एक्चुअली
मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता। एक बच्चा, एक बेटा जो कभी भी जा सकता है, वो दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा हेल्दी है, अचीवमेंट्स हैं, कैरेक्टर भी अच्छा है, सब कुछ एक्सलेंट है। जिस पर खासकर जब मेरे बॉर्न होने से पहले उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, मेरी बीमारी ठीक करने के लिए हर तरह की मेडिसिन ली। ये सब सोचकर मैं फोन रखने से पहले बोलता हूँ, मॉम मैं जल्दी शादी करने वाला हूँ। जिस पर मॉम अचानक बोलती है, शादी कोई है? तुम शादी करने वाले हो? उसकी आवाज सरप्राइज से भरी होती है जिसे वो छुपा नहीं पाती। जिस पर मैं कहता हूँ, हाँ, उसे मेरी बीमारी के बारे में पता है। मॉम जानती है, वो अभी बीजिंग में ब्लड डिजीज स्पेशलिस्ट है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर वो कहती है, अच्छा है, मॉम और डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा तो हमें भी पीस मिलेगा। जिस पर वो पूछती है, डेट फिक्स हुई क्या? वेडिंग कहाँ होगी? जिस पर अचानक वो कहती है, रुको, छोटे भाई के लिए खाना तैयार किया है, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है? यह कहकर फोन कट हो जाता है। जिस पर फोन की बीप साउंड के साथ पेरेंट्स से मिलने वाली बात मेरे गले में ही अटक जाती है। बाइनिंग बिंग मेरा हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, उन्होंने क्या कहा? जिस पर मैं सिर उठाता हूँ और काफी देर तक चुप रहता हूँ। फिर धीरे से कहता हूँ, उन्होंने मुझे बच्चे के साथ ही बड़ा किया, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं। जिस पर मैं कहता हूँ, शुरू से ही उनके पेरेंट्स हमेशा उसके साथ थे। जब छोटा भाई पैदा हुआ तो पेरेंट्स उसे लेकर जाते थे और मैं ट्रीटमेंट के लिए जाता था। और आखिर में बस यही रह गया कि मैं हर हफ्ते अकेले डॉक्टर के पास जाता हूँ। फिर हर महीने, फिर हर 6 महीने में एक कॉल होती है। जिस पर मैं कहता हूँ, आज घर में एक छोटा डॉग भी पाल रखा है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। अपने ही घर में बड़े बेटे होकर भी मैं समझ नहीं पाता ये कैसा फील है। जिस पर बाइनिंग बिंग सब समझ जाती है और मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। फिर वो कहती है, शादी दो लोगों के बीच की बात है, हमें खुद डिसाइड करना चाहिए, ठीक है? जिस पर मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ और फाइनली वेडिंग बीजिंग में डिसाइड होती है। कोई ग्रैंड सेरेमनी नहीं होती। जिस पर जियांग सिर्फ उस दिन शाम को आता है जब हम पेपर्स रिसीव करते हैं। मैरिज रजिस्टर करते टाइम हम क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को बुलाते हैं और सब साथ में खाना खाते हैं। क्लास मॉनिटर फिर इमोशनल होकर रो पड़ता है। जिस पर वो इंसिस्ट करता है कि वो गाइड बनेगा और वहीं प्रोग्राम हैंडल करेगा। जिस पर सब लोग उसे रोक नहीं पाते और उस दिन का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। क्लास प्रेसिडेंट की लीड में मैं और बाय निंगबिंग एक छोटी वेडिंग सेरेमनी जैसा फील करते हैं, जिस पर हमें फ्रेंड्स और क्लासमेट्स की तरफ से ब्लेसिंग्स और सिंसियर विशेस मिलती हैं। एक फ्रेंड बाय निंगबिंग का स्लीव पकड़कर उससे प्रॉमिस करवाता है कि वो मुझे अच्छे से ट्रीट करेगी। जिस पर सब लोग हंसते हैं और माहौल लाइट हो जाता है। फिर अगले दिन मैं और बाच निगोंगबांग हनीमून ट्रिप शुरू करते हैं। हम दोनों डिसाइड करते हैं कि अलग अलग प्लेसेस पर जाएंगे, बहुत सारी फोटोज लेंगे और घर की दीवार पर लगाएंगे। जिस पर अगले कुछ सालों में हम पूरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं। माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, स्नो माउंटेन्स सब हमारी फोटोज का हिस्सा बनते हैं और धीरे धीरे हम दोनों मैच्योर होते जाते हैं। जिस पर टाइम के साथ उसके आंखों के पास रिंकल्स भी आने लगते हैं और आज हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं। मैं हॉस्पिटल से हेल्थ रिपोर्ट लेकर बाहर आता हूँ और बाइनिंग बिंक को कार के पास खड़े देखता हूँ। जिस पर मैं मन ही मन विश करता हूँ कि मैं हेल्दी रहूं ताकि उसके साथ और 20 साल बिता सकूं। लेकिन अगले ही साल, जिस साल मेरी डेथ होती है, मैं एक बूढ़ा आदमी बन चुका होता हूँ। जिस पर 69 साल की उम्र में मेरी पुरानी बीमारी वापस आ जाती है और मैं तीसरी कीमोथेरेपी सर्वाइव नहीं कर पाता और दुनिया छोड़ देता हूँ। उस समय बाई निंग बांग एक फेमस एकेडमिशियन बन चुकी होती है, जिस पर बहुत लोग उसे कंफर्ट देने आते हैं और कहते हैं कि 18 साल में ल्यूकेमिया डायग्नोस होने के बाद 69 साल तक जीना अनबिलीवेबल है। यह सच में अमेजिंग है। जिस पर मैं आखिरी समय तक बाई निंगबिंग का हाथ पकड़े रहता हूँ और मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि 69 साल जी लिया, ये भी कम नहीं है, और उसे कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग है। फिर मैं चला जाता हूँ और वो कहती है कि उसने मेरी मेडिकल रिकॉर्ड से अपना थीसिस लिखा और कहती है कि अगर टाइम मिले तो बाकी ओल्ड लेडीज के साथ हेल्थ डांस कर लिया करो। जिस पर वो हल्का सा मजाक करती है कि इतने सालों से मेरे साथ हो, शायद अब मुझसे परेशान भी हो गई होगी। लेकिन बाई निंग बिंग बस चुपचाप मेरा हाथ पकड़े रहती है और कुछ नहीं कहती। फिर वो कामली सब हैंडल करती है, मेरा फ्यूनरल करती है और मेरे घर वापस चली जाती है। हम दोनों 45 साल साथ रहे लेकिन हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। जिस पर घर अचानक खाली लगने लगता है। एक इंसान की कमी तुरंत फील नहीं होती लेकिन धीरे धीरे असर दिखता है। मेरे कपड़े अभी भी क्लोजेट में वैसे ही टंगे रहते हैं। टूथ ब्रश भी वॉश बेसिन पर रखा रहता है। जिस पर बालकनी में रखा पौधा सूखने लगता है, जिसे वो पहले रेगुलरली पानी देती थी। और दीवार पर लगी वो फोटो अब भी है जो हॉस्पिटल में 28 साल की उम्र में पहली रियूनियन की थी। जिस पर 68 साल की उम्र में भी कभी कभी बाई निंगबिंग चुपचाप सोफा पर बैठी रहती है और बस खामोशी में खो जाती है। फिर जब लंच का टाइम आता है तो वो बाहर जाकर फूड खरीदने लगते हैं, कुकिंग के लिए फूड लेते हैं। जिसके बाद स्कूल ईयर की शुरुआत में वो थोड़ा वरीड रहता था, जिस पर वो बार बार उसके पास विजिट करने आता है, उसे देखने आता है। आगे पता चलता है कि वो और मास्टर एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसे सुनकर सबको डर लगता है कि कहीं उसके मन में सुसाइडल थॉट्स ना आ जाए। लेकिन इसके बाद पूरे हाफ ईयर तक बाइनिंग बिंग अभी भी जिंदा रहती है, नॉर्मल एक्टिविटीज करती रहती है, घर साफ होते रहते हैं,
सब कुछ क्लीन रहता है, एकदम बिना धूल के। और फिर वो शुरुआत करती है एक बुक लिखने की, जिसमें वो अपने सारे आइडियाज लिखती जाती है, अपनी पूरी लाइफ का नॉलेज बुक्स में डालती रहती है। इसके बाद स्टडी ग्रुप भी धीरे धीरे पीसफुल होता जाता है, टाइम तेजी से बीतता है, साल गुजर जाते हैं और अब बाई निनिंगबिंग एक उम्र तक पहुंच चुकी होती है। वो 74 साल की हो चुकी है। तभी उसे एक कोल्ड हो जाता है, जिस पर उसे आधे महीने तक खांसी रहती है। आज का दिन उसका वेडिंग एनिवर्सरी का दिन होता है और स्टूडेंट्स को पता होता है कि वो ट्रिप पर गई है, क्योंकि आज वेडिंग डे है। इसलिए वो कहती है कि कोई डिस्टर्ब ना करे, जिस पर बाई निंगबिंग सुबह बहुत जल्दी उठती है, फॉर्मल तरीके से रेडी होती है, वो बहुत क्लीन दिखती है और रास्ते में वो केयरफुली रोजेस चुनती जाती है। फिर वो पहले की तरह लोगों को ढूंढती हुई आगे बढ़ती है और सामने सीमेट्री में पहुंचती है। वहां एक ओल्ड मैन होता है जो 70 साल से ऊपर का होता है, जिसे देखकर जैसे ही बाई निंगबिंग पहुंचती है, वो ओल्ड मैन उसे वार्मली ग्रीट करता है और कहता है, प्रोफेसर बाज, आप फिर से आ गई। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या आपको मेरा लेटर मिला, जिस पर वॉचमैन अंदर सर्च करता है, मेल बॉक्स की तरफ देखता है, फिर सिर हिलाकर कहता है, आज नहीं, कोई लेटर नहीं है। यह सुनकर बाई निनिंगबिंग हल्का सा नोट करती है और फिर सीधा अंदर चली जाती है। फिर वो ग्रेव के पास पहुंचती है, पहले रोज से ढकी हुई चीज को नीचे रखती है, फिर टॉम्बस्टोन के पास बैठ जाती है, जिसके बाद वो अपनी शर्ट के अंदर से कुछ निकालती है, जिन्हें उसने इंटैक्ट प्रिजर्व करके रखा होता है। हर लेटर प्रोटेक्टिव चेन बैग्स में रखा होता है, एक भी कोना मुड़ा हुआ नहीं होता है। ये सब वो लेटर्स होते हैं जो उसकी डेथ से पहले के होते हैं। फिर उसे याद आता है कि सेमेस्ट्री केयरटेकर को उसने पहले इंस्ट्रक्ट किया था कि अगर वो उसे मिलने ना आए तो कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, बस ये लेटर्स उसे दे देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि उसने अपनी नई लाइफ शुरू कर दी है, लेकिन अगर वो फिर भी आती रहे तो उसे ये वाइट दे देना। जिसके बाद निंगबिंग पहला लेटर खोलती है, जिसे वो पहले ही याद कर चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो उसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ती जाती है। बचनगुंगबांग, क्या तुम मुझे मिस करके पागल हो रहे हो? नहीं, चलो मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। याद है तुमने क्या प्रॉमिस किया था? तुम्हें अच्छी लाइफ जीनी है। कुछ दिन पहले मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास कंप्लेन करने आए थे, जियांग एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसलिए ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए तुम्हें कोशिश करते रहना होगा। और तुम्हारा ऑर्किड कैसा है, उसका ध्यान रखना, विंटर में उसे अंदर रखना, समर में डायरेक्ट सनलाइट से बचाना, थोड़ा पानी देना, बस थोड़ा सा। फिर आगे लेटर में कुछ रैंडम बातें भी होती हैं, जिसमें वो याद करती है कि कुछ साल पहले उन्होंने कॉ कैंप में बीफ हॉटपॉट खाया था, जो बहुत टेस्टी था, जिसे याद करके वो कहती है कि काश एक बार फिर जा पाते। इसके बाद बाई निनिंगबिंग मुस्कुराती है, हंसती है और इमेजिन करती है कि वो ये सब बातें कैसे बोल रहा होगा। बार बार उसकी आवाज जैसे जिंदा महसूस होती है। फिर दूसरा लेटर आता है जो सेकंड ईयर का होता है, जिसमें कुछ मजाक और पर्सनल बातें लिखी होती हैं और बीच बीच में थोड़ी नॉनसेंस बातें भी होती हैं। इसके बाद लास्ट लेटर आता है जो पिछले साल का होता है, जिसमें लिखा होता है, तुम हर साल क्यों आती हो? लाइफ इतनी बोरिंग हो गई है क्या? क्या तुम एक डेड पर्सन से बात करने आती हो? जिस पर वो आगे लिखता है, प्रोफेसर अब क्या करें, मैं और नहीं लिख सकता, बस तुम्हारी चिंता होती है, इसलिए यहाँ आकर देखता हूँ। शायद तुम्हें अब अपनी नई लाइफ शुरू कर देनी चाहिए। फिर वो कहता है, अगर तुम यहाँ तक पढ़ रही हो तो तुम बहुत काइंड हो। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन शायद अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। तुम अब और लेटर्स नहीं पाओगी। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। हर किसी का अपना रास्ता होता है, लाइफ और डेथ को समझने का तरीका अलग होता है। मैं तुम्हारे किसी डिसीजन में इंटरफियर नहीं करूंगा, बस तुम्हारी गुड हेल्थ और हैप्पीनेस की विश करता हूँ। जिस पर बाई निंगबिंग सारे लेटर्स पढ़ने के बाद उन्हें फिर से केयरफुली रैप करती है और वापस रख देती है। और फिर उसी साल के ऑटम में वो सच में उसके किसी भी लेटर को रिसीव नहीं कर पाती। मे बी उसे अब लेटर्स की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जिस पर उस रात गार्ड थोड़ा ड्रिंक कर लेता है और फिर सो जाता है। इसके बाद पूरी रात गुजरती है, बाहर स्नो गिरती है, सब कुछ व्हाइट हो जाता है और गार्ड वहां खड़ा रहता है। फिर अंदर की तरफ बढ़ता है, वो एक एक करके टूम्बस्टोन्स के पास से गुजरता है और कॉर्नर तक पहुंचता है, जिस पर अचानक उसकी विजन क्लियर होती है और उसे दूर एक पर्सन दिखाई देता है जो एक टॉम्बस्टोन के सहारे टिका होता है। उस पर्सन के ऊपर व्हाइट लेयर जमी होती है और वो बिल्कुल मोशनलेस रहता है, जैसे सो गया हो। फिर गार्ड धीरे से पास आता है और कहता है, प्रोफेसर बाज, क्या आप फिर से उन फोटोजेस को देख रहे हैं? जिसके बाद वो उसे हाथ से हिलाता है, जिस पर पता चलता है कि वो बाई निंगबिंग होती है और अचानक वो नीचे गिर जाती है। बाई निंगबिंग, जो अब 74 साल की हो चुकी होती है, 5 साल की सेपरेशन के बाद ठंडी हवा में चुपचाप गिर जाती है। आगे बाच नगुंग को ऐसा फील होता है जैसे धुंध के बीच उसे एक शैडो दिखती है, जैसे शाओयू की अपीयरेंस सामने आ रही हो। वो एक वार्म ब्राइट लाइट की तरह मुस्कुराता है और उसे दूर से हाथ हिलाता है, जिस पर बाई निंगबिंग हवा को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और दोनों के 10 फिंगर्स आपस में टाइटली इंटरट्वाइन हो जाते हैं। फिर लोगों की मीटिंग और रियूनियन का ये मोमेंट सामने आता है, जो डेस्टिन्ड लोगों के लिए पहले से तय होता है। और आखिर में बाई निंगबिंग और शाओयू का साथ होना सिर्फ टाइम की बात रह जाती है, चाहे जल्दी हो या देर से।